Very good evening, everyone. If everybody is there, so please just enable your camera for a minute, if it is possible, please. We really appreciate when you are there with your camera on. Beena ma'am, for sure, she can do. Beena ma'am, Suruchi ma'am, Antarpreet ma'am, Navid ji, Nancy ma'am, Mansi ma'am. We are waiting. Thank you so much, Suruchi ma'am. Thank you so much. Good evening. Very good evening. Very good evening. Very good evening, Beena ma'am. Sorry to force you guys for switching on your camera, but you know, it actually looks nice when we interact with each other by seeing the faces. It looks like that we are not talking to windows, right? So I always appreciate all the people जो हमारे पास कैमरा ऑन करके सारा वेबिनार लेते हैं. एक तो हमें प्रेजेंस भी पता चलती है कि हाँ जी वो हमें वाकई सुन रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वेबिनार लेते लेते कुकर की सीटियां बजाई जा रही हैं. Right. So thank you so much. Thank you, Nancy ji. Thank you so much. So I formally welcome all of you in State Series Webinar 4. हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मोनिका अग्रवाल मैम. मोनिका मैम है PGT सोशल साइंस और ये है हमारे साथ न्यू दिल्ली से डॉन बॉस्को स्कूल में है. ये मोनिका मैम, हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर रिसोर्स पर्सन. मोनिका मैम AIF रिसोर्स पर्सन है और बहुत सारे वेबिनार्स मोनिका मैम ने दिए हैं जो कि इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट देने वाले हैं हम सब लोगों को. तो आज देखते हैं कि मोनिका मैम के पास क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है. तो उससे पहले आप सबसे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि आप सब जैसे जानते हैं ये स्टेट सीरीज है. यूपी, HP, MP, हरियाणा स्टेट सीरीज है. तो हमारा ये वेबिनार ज्यादा से ज्यादा हमारी पूरी कोशिश है 80 to 90% हिंदी में ही होगा. तो स्टिल अगर आप कहीं पे भी कोई थोड़ी सी मुश्किल आपको लगती है कि तो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा. अदरवाइज हमें ये तो पता ही है कि आप सब हम सभी इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हैं. कई बार हिंदी में सुनना मुश्किल लगता है, ठीक है, बट हमने बहुत जनरल हिंदी रखी है ताकि हम अपने स्टेट की एक जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसको बना के रख सके. So Monica ma'am, over to you. Thank you Pooja Gai ma'am and all the participants for joining today's webinar. And good evening to one and all. And I welcome you to the state series. As Pooja ma'am has already said, this is going to be in Hindi. I have put in a little effort, but still there is a scope of improvement, definitely. English से हिंदी में थोड़ा shift होने में दिक्कत भी आएगी, पर कोशिश हम कर रहे हैं. और आज हम सामाजिक विज्ञान जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी है उस विषय पर बात करेंगे. So let me start sharing my screen with you, and we will just talk about a few things that we as educators can introduce in our classes. So first of all, I would like to talk about the teaching pedagogy of social science. सामाजिक विज्ञान क्या विषय है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ इस विषय में और बातें की जा सकती हैं, तो आप प्लीज फील फ्री to ask questions and also share your ideas so that we can improve next time. सामाजिक विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जहां पर सभी प्रकार की ज्ञान को, सारे हमारी जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल है, हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं. क्योंकि ये एक विज्ञान, साइंसेस में हम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं, पर सोशल साइंस में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि इंसान का, मनुष्य का कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ तक आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रोसेस से हुआ उसके बारे में बताते हैं. अब जब हम
सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे विविध सरोकारों को और उनके अंदर जितने भी सृष्टि के अंदर जो भी समाहित है उनको अपने अंदर समान्वित कर लेता है। और इसमें केवल एक विशेष व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसके अंदर आ जाता है और हमें इसके बारे में बताते हैं। यही नहीं, हम पर्यावरण के द्वारा भी कि किस तरह से हमारा उनके साथ, पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए और कैसे हम अपने अंदर क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को प्रभावित करें और कैसे उसको उन्नत करें, उन सब के बारे में हम इस सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं। इसकी अलग-अलग विधाएं हैं, इसके एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। इसमें केवल यही कुछ उपाय, कुछ चीजें इस तरह की नहीं दी जाती जिसमें केवल ज्ञान हो, लेकिन इससे हम बच्चों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या ड्रामेटाइजेशन के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें भी उत्पन्न करते हैं जो उनको सोचने के लिए विवश कर देती हैं। और जब बच्चा सोचता है और सोचकर कुछ काम करता है तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी होती है, अनुभूति भी वो करता है। जो चीज़ उसने नहीं देखी, उस चीज़ को भी वो अपने भावनात्मक रूप में लेकर आता है और उसको एक्सप्रेस कर सकता है। अब वो मीडियम चाहे वो इंग्लिश हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, वो एक अलग बात है, पर उसका दरिया, देखने का दरिया जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसी तरह सामाजिक विज्ञान का महत्व ना केवल तेजी से विकसित होते हुए सेवा क्षेत्र में आजकल रोजगार उत्पन्न कर रहा है, बल्कि इसकी बढ़ती प्रासंगिकता के कारण इसका विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मस्तिष्क की नींव तैयार करने में इसकी अनिवार्य के कारण भी है। अब हम जब इसकी बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो जब हमने बच्चों में भावनात्मक, रचनात्मक कृतियों का अवशेषण कर दिया, तो बच्चे के अंदर एक चहुमुखी विकास हो जाता है जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो एक अपने पर्यावरण से भी बहुत सारी चीजें सीखता है कि किस तरह से पृथ्वी का सृजन हुआ और किस तरह से ये हमें एक धरोहर मिली हुई है जिसको हमें इसमें जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को हम किस प्रकार से बचा कर रखें और आगे भविष्य में किस प्रकार हम इन संसाधनों को अपने से ज्यादा अपनी आने वाली पीढ़ी को भी आगे प्रदान कर सकें। इसी तरह से एक विषय, एक और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वो है प्लुरैलिटी एंड लोकल कंटेंट। इसके बारे में क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है और उसके बारे में पढ़ाता है और बतलाता है, उससे फैक्ट्स हमने लिए हैं जो भी इतिहास हुआ है और उसमें कितनी नदियां हैं, किस प्रकार से लोगों ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। तो विविधता और स्थानीयता को यदि हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे तो उससे बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए विविधता और स्थानीय विषय वस्तु जैसे विविधता पूर्वक समाज के बारे में महत्वपूर्ण है। तो सभी क्षेत्रों में और सामाजिक समुदाय पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हमने इसमें जोड़ा है और हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि स्थानीयकरण जब करने की ओर प्रयास करना चाहिए, जो केंद्रीकृत प्रगति के कार्य के कारण और विद्यार्थी अपने जो स्थानीय समुदाय है अपने अनुभवों को इस विषय के द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान करे या उसके साथ शेयर करे। तो इस पाठन पठन प्रक्रिया के द्वारा जब ऐसा हिस्सा हम कर पाएंगे तो बच्चा उन चीजों को जो लोकल लेवल पर मिलती हैं उनको अच्छे से समझ सकेगा। अब जिस तरह से आप ये देख रहे हैं इस स्लाइड में कि बच्चे के ने देखी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम आर्ट इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं, पर वो कहाँ से कलाकारी आई, किस प्रकार से लोग इसको चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो कोई अन्य आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कैसे एक ये धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास ऑन होती रहती है। कैसे लोग एक चीज को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हम देखते हैं या मोटिव्स हम देखते हैं, डिजाइनिंग्स जो देखते हैं या वीवर्स की क्राफ्ट है,
कलाकृतियां हैं, ये सब कैसे हमें जीवंत रखनी है, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सामाजिक विज्ञान ने आज तक उसको बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखेगा। और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र केवल साइंटिफिक ही नहीं, केवल हमारी कलाकृतियों का ही नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिगर भी पैदा करता है। इसका मतलब कि ये नहीं है कि वो उनमें इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण भी देता है, वैज्ञानिक दृढ़ता को और मजबूती देता है। और प्रायः ये माना गया है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है, और मानव विज्ञान से संबंधित ज्ञान क्षेत्र, इतिहास हो, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों की मिली वैधता और उच्च स्तर को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के कुछ कर्ता भी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त के आधार पर हम यह जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक और व भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक जांच पड़ताल हेतु उपयुक्त है। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि इन सिद्धांतों के लागू होने के तरीके प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न तो हैं, किंतु किसी भी अर्थ में कम नहीं है। तो जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनका अब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, कि बच्चा उसी तरह से रीजन आउट करे कि क्या कॉज था, क्या कारण थे, और क्यों ये, और फिर उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब हम बच्चों को बताते हैं कि इस तरह से ये युद्ध लड़ा गया, या इस राजा के समय में, ये कार्यकाल में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी, और वो किस तरह से डेवलपमेंट, उसको हम गोल्डन एज कहते हैं, तो और उसका क्या प्रभाव पूरी सोसाइटी पर पड़ा, तो उस तरह से जब बच्चा रैशनली सोचना शुरू करता है, तो वो एक साइंटिफिक रिगर, या हम कहें कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस भी डेवलप होता है, बिकॉज उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है। अब देखा जाए तो हम देखते हैं कि पूरा जब संसार बना, तो ब्रह्मांड ही एक पूरा अर्थ को अगर हम लेते हैं, पृथ्वी को लेते हैं, तो वो एक पैंजिया की शेप में था। तो पैंजिया से कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा धीरे धीरे वेगनर ने अपनी थ्योरी दी कि सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, तो हम उसको बच्चों को प्रयोगात्मक स्वरूप के द्वारा करवा सकते हैं, कि हम एक उसको कहें कि एक मैप ले ले, और मैप को सारे कॉन्टिनेंट्स को काटे और एक जिगसॉ पजल की तरह लगाए। तो जब बच्चा वो लगा के जोड़ेगा, देखेगा कि कैसे वो एक दूसरे में एकदम इंटीग्रेट हो जाते हैं, और कैसे आज की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होगा, और वह कभी उसकी पोजीशन, उसकी जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस हैं, या कितने ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सब को कभी नहीं भूलेगा। उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में एकदम उसको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी बच्चे में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये ज्ञान मीमांसा परिवर्तन, नॉर्मेटिव कंसर्न्स, these concerns are mostly related to the human value system, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिसके बारे में सभी बात करते हैं, जो हमें मिला है आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। उन ह्यूमन वैल्यूज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये एक सामाजिक विज्ञान ही दे सकता है, जिसमें समाज के बारे में फ्रीडम हो, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हमारा देश एकदम विविधता का देश है, जिसमें अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो इस भारत राष्ट्र के बारे में जानने की बहुविकल्पीय कल्पनाओं को स्थान मिल रहा है। इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय परिप्रेक्ष्य का भी रचनात्मक संतुलन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्थानीय के बारे में संतुलन के लिए स्थानीय प्रयोग करना, और उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखना, जिससे कि एक लोकल लेवल से आया हुआ बच्चा एक छोटे प्रदेश से या ग्रामीण
क्षेत्र से आया हुआ बच्चा अपने आप को जब अर्बन एरिया में आता है या शहरी क्षेत्र में आता है, तो वो कनेक्ट कर पाए। वो कनेक्ट बनाना भी हमारा ही, उस ब्रिज को कम करना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसके लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का जो रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय और स्थानीय के बीच में जब हम संतुलन के लिए स्थानीय सोच को शामिल करना आवश्यक है, और आजकल तो केवल सामाजिक से नहीं, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल सिटीजन्स वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स। तो उसको भी जब तक हम नहीं करेंगे, तो नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो ग्लोबल सिटीजन नहीं बनेगा। तो केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम अपने राष्ट्र से जुड़े की सोच को अंतरराष्ट्रीय सोच से भी जोड़कर उन मूल्यों को हम देंगे, तो हमारे राष्ट्र का गहन और समृद्ध अवधारणा जो है वो विकसित हो सकेगी। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान सभी डिसिप्लिन्स को के अंदर इट्स हैज द रिलेशनशिप अमंग डिसिप्लिन्स, चाहे हम इतिहास या भूगोल या सामाजिक शास्त्र की या अर्थशास्त्र की बात करें। इनकी मेथोडोलॉजी अलग है, पर इनका अलग-अलग तरीका अलग है, पर इन सब ने आज तक जो भी हुआ है, उसको किस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कैसे बचा कर रखा हुआ है। अगर बच्चे को इतिहास ही नहीं पता होगा कि हम कहाँ से आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे उनका वो दे वर मोर डेवलप्ड देन अस, कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, कैसे उनके ग्रेट बाथ था, या कैसे एकदम 90 डिग्रीज के एंगल्स पे सड़क एक दूसरे को क्रॉस करती थी। और उसी का ही पैरामीटर का एग्जांपल हमें देना पड़ेगा चंडीगढ़ का, कि how it has been a very well planned city. They have taken that into consideration with all the wells and tanks and great bath. और उसके अलावा excavation works में even the people are working to dig out and find out the facts that are related to history. उस जब हम उस अप्रोच को बच्चे तक को बताएंगे कि आप लोग अगर आर्किटेक्चर में जाते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को पढ़ते हैं, जो हमारे बड़े बड़े राजाओं ने मंदिर का निर्माण किया, उसके लिए किस तरह से उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद भी वो पत्थरों को कैसे ऊपर लेकर गए, और आज तक भी वो इंक्लाइंड पिलर्स खड़े हुए हैं, और वो विलेजेस भी वहां पर हैं। उसका उदाहरण जो केस स्टडीज के माध्यम से इतिहास ने हमें सिखाया है, यदि बच्चों को प्रॉपर तरीके से बताया जाए, तो अंतर संबंध विषयों के बीच में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान के विषय में जब हम बात करते हैं, तो इन सिद्धांतों को हमें केवल उनके दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, और उससे कि उनको अवधारणाओं से जोड़ने की जरूरत है। और ये हमें करना होगा बच्चे की आयु को ध्यान में रख कर, कि एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को देते हुए हम अधिगमन को, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुमुखी और अंतर विषय बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा बड़े ही आराम से इसमें इंटरेस्ट डेवलप एक बार हो जाएगा, तो वो सोशल साइंसेस से कभी नहीं भागेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बच्चों को लेंदी लगता है। वो कहते हैं कि बहुत कैसे करें, पर जब समझ में आ गया तो लिखना या उसको समझ के उत्तर देना, चाहे आप 1 मार्कर्स हो चाहे 5 मार्कर्स हो, वो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। So when we are talking about social sciences and its study, we cannot ignore the fine arts, and we appreciate the works done by the weavers, traders, craftsmen, potters, and this is what is the need of the hour. यही तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि हमें बच्चों के अंदर क्षमता, कौशल क्षमता, स्किल डेवलपमेंट करना है। तो इसे हम कक्षा में छोटे बच्चों को, कुछ बच्चे कलरिंग में, ड्राइंग में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि वो बच्चा मार्क्स कम लेकर आता है, टीचर उसको अप्रिशिएट नहीं करती। कुछ बच्चे बहुत ही बढ़िया अपनी पेपर वर्क में होते हैं, पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि वो मैथ्स और साइंस और इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स नहीं ला पाता। तो अब उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्किल खुल गया है, जिसमें बच्चे ये कह सकते हैं कि हम, अगर मेरे अंदर कोई भी एक कौशल या स्किल है,
तो मैं पॉटरी के द्वारा हम छोटे छोटे पॉट्स, दियाज, या दिवाली के टाइम पे उनको डेकोरेट करवाएं, क्रिसमस के टाइम पे कैंडल्स को करवाएं, बच्चों से क्रिसमस ट्रीज बनवाएं, या न्यू ईयर पे कुछ हम कार्ड्स बनवाएं, मदर्स डे, फादर्स डे, या अर्थ डे, तो और योगा वगैरह के। तो इन स्किल्स को डेवलप करके बच्चे में एक हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो जितना भी सीखा है उसको एक्सप्रेस कर सके। और जब एक बच्चे को एक बार ये अभिव्यक्ति करने का अवसर मिल जाता है तो उसमें काफी प्रोत्साहित होकर वह आगे बढ़ सकता है। तो हमें अब इस 21वीं शताब्दी में जब हम बच्चों के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, पाठ्यक्रमों के बारे में और शिक्षा विधि के बारे में हम जब बात करते हैं, तो हमारा समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। इसीलिए हम इन सब चीजों को अगर मिलाते हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और पूर्व केवल उच्चतर शिक्षा पाएंगे उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा या आप कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अगर दिया बनाते हैं या कैंडल बनाते हैं और उसको वो अपने घर में भी सुसज्जित करते हैं, और आने वाले विजिटर्स हैं या गेस्ट हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो दैट गिव्स अ ग्रेट मोटिवेशन टू अ चाइल्ड that he can do clay modeling with his hands. He can make anything that a teacher wants. It's not mandatory that he has to go and buy it from somewhere. He can use maybe a dough from mama's kitchen and draw the globe and see how the rotation and revolution takes place, and how the sun is there. So he can use all the things that are available to him in his own environment. वो बच्चे का जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता की क्षमता नहीं है या पैसा नहीं है तो वो बच्चे को पढ़ने में या उसको आगे बढ़ने में रोके। उसको जो भी चीज दिखती है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए हमें अब रीओरिएंट करनी है अपनी मेथोडोलॉजी और रीवैम्प करना है, जिससे कि हम इन सब चीजों को, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को क्रिटिकल गोल्स की तरफ लेकर जा सकें, जिससे कि बच्चे में हम व्यवहारात्मकता प्रदान कर सकें। इस समय मैं आपको अब एक छोटी सी बच्चे की प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी, जहां पे बच्चा काफी स्किल्स को डेवलप कर चुका है। और इसमें अगर हम वाटर कंजर्वेशन, पानी, एक जल, ये साइंस का भी विषय है, और वाटर वॉल्यूम्स वगैरह भी हम मैथ्स में लेते हैं, पढ़ते हैं, और इंग्लिश और हिंदी में भी इस पे कविताएं लिखते हैं या हम कोई एनैक्टमेंट करते हैं। तो किस तरह से हमारी आजकल की स्किल्स को यूज करते हुए भी बच्चे बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीजों को इंक्वायरी बेस्ड के द्वारा और किस तरह से लगाते हैं। एक जस्ट एक लिटिल एग्जांपल आई जस्ट प्रेजेंट इट बिफोर यू। Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce unnecessary water usage. Conservation of this natural resource is critical for the environment and our wallets. Conservation of water means a careful and economical use of water. All animals and plants need water to survive, and the human body is more than 3/4 water. Life forms use water to carry nutrients around the body and to take away waste. Water also helps break down food and keep organisms cool, among other very important jobs. तो ये हमने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा पीपीटी बच्चे ने बनाया, और उसमें उसका सब सारे जितने भी विषय हैं
उन सब के बारे में विषय, बच्चा बोल भी रहा है, लिख भी रहा है, सोच भी रहा है, प्रेजेंट भी कर रहा है, तो हम काफी सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको मीट कर पाए। एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो भी यदि बच्चा बनाकर अपलोड करता है या क्लास में प्रेजेंट करता है, तो उसके बोलने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता, और उसका कि किस तरह से हम कंजर्व करें, ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़ जाती हैं. So how it reduces now, the question comes, the next thing that is very important is to reduce the curriculum and enhance the essential learning and critical thinking amongst the students. So curriculum content will be reduced in each subject, and it can be done holistically with inquiry based, so discovery based and discussion based and analysis based learning. तो जब हम अपने पाठ्यक्रम को इस तरह का बनाएंगे कि हम कुछ उन्हें चीज सोचने के लिए दें, मजबूर कर दें कि नहीं बच्चों आप बताइए कि हम किस तरह से जल संरक्षण करेंगे, या हमें मृदा जो है, जो सॉइल कंजर्वेशन है या लैंड कंजर्वेशन है, क्यों जरूरी है, आप क्या सोचते हैं? आजकल के बच्चे काफी अच्छा इन चीजों से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने आसपास में देख रहे हैं. तो इसके बारे में जब हम बुनियादी चीजों चीजों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूर ध्यान दिया जा सके, तब वह अवधारणाएं, विचार, उपयोगों के द्वारा, समस्याओं का समाधान के द्वारा केंद्रित होंगी. तो शिक्षण, हमारा पढ़ाना और बच्चों का सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संकलित हो सकेगा और संचालित किया जा सकेगा. उनको भी और इंटरेक्शन के लिए काफी स्पेस मिल जाएगी, और बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होगा. और डिस्कवरी मेथड होगा तो वो केवल एक अपनी ही सोच से नहीं, अपने पीयर ग्रुप में भी पूछ पा सकता है, घर में अपने बड़ों की राय ले सकता है, अपने माता पिता के से या अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, सबसे बात करेगा कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, ये समस्या है. और वो छोटी छोटी समस्याओं का जब हल निकालना शुरू कर देगा, तो एक समस्या का शायद हो सकता है वो अपने घर के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए करे, पर दूसरे दिन हो सकता है वो सोचेगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, और तीसरे दिन वो सोचेगा कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूं, और मे बी नेक्स्ट टाइम ही कैन इवन contribute at the international level. As we know, we have lots of people now contributing at the international level, and they are the think tanks of coming from India. So we are the ones, the teachers, who have made them the think tanks, and we should be proud that we have to make more of them and give them the knowledge and understanding, and give them all the skills that they need for to become the 21st century people and persons, citizens. तो इसके बारे एक और बहुत ही जरूरी विषय जिसके बारे में आजकल बातचीत होती है, और अब इतना हम लोग हिचकते नहीं है बात करने में, जो है वो है जेंडर सेंसिटिविटी. कि बच्चों में हमें लड़का या लड़की है उसमें भेदभाव नहीं रहा है. और सोशल साइंस में जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात आती है, तो ग्रामीण इलाकों के बच्चों का मत अलग होता है, और एक सिटीज में रहने वाले अर्बन एरियाज के बच्चों का मत अलग होता है, क्योंकि उनमें इक्वालिटी देखते हैं, पर व्हेन वी टॉक अबाउट, दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू देम. सो जेंडर सेंसिटिविटी लेकर आना, एक दूसरे के प्रति हमें अपने लिए या दूसरे जेंडर के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है आज की सोसाइटी में, सो दैट एवरीबडी फील्स फ्री, whether it is a male or a female. Males should also be taught that they need to understand that they need to respect women. अगर ये हमने कर लिया, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जिसमें नाउ as the women population is growing and the sex ratio has also increased over the past 10 years, that we have seen the rate has risen up. So उसमें महिलाओं का योगदान
और भी सराहनीय पूर्ण रहेगा और बच्चों में एक सेंसिटिविटी आएगी. So gender concerns, they have been addressed, and just citing the examples of Rani Lakshmibai and Sarojini Naidu in India's freedom struggle should also be related to the work done by the women at home, especially their mothers or their aunts and other females that they have in the family, and they should also be highlighted, the work that they are doing, the dual task that they are, the role that they are playing. तो इन सब के डिस्कशन से केवल कुछ कार्य बॉयज के लिए या कुछ कार्य गर्ल्स के लिए हैं ऐसा ना करके एक सामान्य सोसाइटी की स्थापना करना भी हमारा ही कर्तव्य है और हम इसको कर सकते हैं. अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. हाउ टू प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग अमंगस्ट आवर लर्नर्स. अब हम जब देखते हैं कि इसको हैंड्स ऑन लर्निंग, बच्चा शुरू से ही बचपन से ही पढ़ता आ रहा है, देखता आ रहा है, उसको हमें किस तरह से प्रायोगिक आधारित अधिगमन को अपनाना जरूरी है. इसके सीखने और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाए. किस तरह से हम आर्ट को और स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम कहानियों के आधारित शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करके विषयों के एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा. साथ ही विभिन्न विषयों के साथ संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा. वर्तमान अधिगम प्रतिमान यानी कि हम वांछित अधिगम परिमाणों के बीच में खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे और हम इस उचित दक्षता आधारित अधिगम को भी की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जिसके सीखने से परिमाणों की क्षमताओं का मतलब हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकेंगे जो हमने सेट किए हैं अपने लिए और उनके अकॉर्डिंगली हम डेवलप कर सकें. वेदर इट इज मैप मार्किंग, चाहे मानचित्र पर मार्क करना हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई और मॉडल प्रिपेयर करना हो, तो इन सब पेडागोजीज को हम अडॉप्ट करते हुए कुछ कुछ बच्चों को अलग अलग तरीके से सेंसिटाइज करेंगे जिससे कि बच्चा कोलैबोरेटिव वर्क सीखे कि किस तरह से टीम में काम किया जाता है और इनिशिएटिव्स ले. he becomes more takes more initiative in the class और अपनी डायरेक्शंस की हाँ हम रोल्स को अलग अलग डिवाइड कर ले जिससे कि हम सक्सेसफुल हों कोई भी प्रेजेंटेशन है या किसी भी चीज में. और ये सब हम कर सकते हैं जब हमें सेल्फ डिसिप्लिन है, टीम वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और सिटीजनशिप डेवलप करेंगे. तो सोशल साइंस का एक ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी बहुत ही अच्छा हम कार्य कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंसेस हम घर से ही दे सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा ऑब्जर्व करता है पर उसको रिलेट नहीं कर पाता. जैसे कि हम अगर क्लाइमेट के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चा हर रोज मम्मी को चाय बनाते हुए देखता है पर वो ये नहीं कहता कि हाई टेम्परेचर पर लो प्रेशर हो जाता है. तो उसको उससे रिलेट कर दीजिए कि कैसे हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है समर सीजन में तो एयर हॉट एयर राइजेस एंड इट एक्सपैंड्स. सो वो एक्सपैंड हो गई एंड द कूल एयर. और जब फ्रीजर में भी बच्चा आइस जमते हुए देखता है कि कैसे वहां पे फ्रीजर में लो टेम्परेचर है और वहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है एंड द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए अगर हम बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा कुछ पढ़ाएंगे बताएंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं और कभी गलती नहीं करेगा. द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. तो ये एक हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से बच्चे को ये चीज सिखाएं कि उसके माइंड में बैठ जाए और वो कभी भी ना भूले. अब देखिए ये मैं एक छोटा सा बच्चे के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ बनाया हुआ चित्र आपके सामने रखती हूँ जो इसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी दिख रही है और जिन सब विषयों के बारे में हमने बात की है कैसे उसने नेचर को डेवलपमेंट के साथ ज्वाइन किया है. इसमें उसकी आर्टिस्टिक कलाकृतियां भी हमें दिख रही हैं. उसका कलर स्कीम, ये देखिए कलर स्कीम, यूज ऑफ वेरियस फॉर्म्स, सिंबल्स दैट ही हैज यूज्ड फ्रॉम नेचर एंड टू द इन्वेंशंस एंड टेकिंग अस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से नए नए सोर्सेस की
हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, वेदर इट इज विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी or the other modes that are coming up, biogas and diesels, we need to move on from the conventional sources to non-conventional sources of energy, in keeping with the environment and following the principles and values of peace and harmony amongst nature, human beings and technology. All the relationship that has been there, whether it is nature, humans, institute or technology. तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा इसको प्रेजेंट कर सकता है, ड्राइंग के द्वारा या माध्यम से या किसी सॉन्ग के द्वारा। कई बार बच्चे, जैसे हम अभी सीबीएसई ने नमामि गंगे का एक पोस्टर बनवाया, तो बच्चों ने उसका देखा, इतिहास का भी हमें पता चलता है, कल्चर को भी डाला है, और उसके बाद कि किस तरह से हम गंगा को पहले थी और अब कैसे इट वाज अ ब्लेसिंग बिफोर एंड नाउ इट हैज बिकम अ कर्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन activities, how we are polluting it, and we should stop it. एक और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से बच्चे ने आर्ट को इंटीग्रेट किया है, और बहुत ही अच्छे से सिक्किम आर्ट का उसने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, और किस तरह से डेवलप कर लिया, आर्टिस्टिक स्टाइल्स बच्चे की डेवलप हो गई। अब इसको हम थ्रेड एंड नीडल के थ्रू भी सिखा सकते हैं, कि जैसे हम पहले किया करते थे SUPW में, आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में, तो उस तरह से भी, या पेंटिंग, क्लॉथ पेंटिंग के माध्यम से भी बच्चा अपनी स्किल डेवलप कर सकता है। Now we have to empower our students and bring in the flexibility in course choices. How holistic development, जिस तरह से बच्चा पूरी तरह holistic development को देखता है, तो आज कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल करिकुलम ही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सेपरेट है, या को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, या वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स को अलग अलग करके देखना है। जो भी किया जाए वो सब हम whether it is related to science or arts या mathematics has to be incorporated throughout the school. सब चीजों का समन्वय करना है, चाहे वो प्रेयर से लेकर लास्ट गेम्स पीरियड हो या लाइब्रेरी पीरियड हो, जिस भी चीज में बच्चे ने कुछ भी अपना अभिव्यक्ति की है या दिखाया है कि हम ये आज किए हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। इसमें क्रॉस करिकुलम शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जिसमें विविध विषयों की अवधारणा के अधिगमन आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है, और अनुभव आधारित अधिगम पर विषय बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रिया में स्थान दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ कक्षा ज्यादा आनंद पूर्वक बनेगी, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश में भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो जाएगा। इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। अब हम देखते हैं टीचिंग ऑफ द सोशल साइंसेस, किस प्रकार से हमारी सोशल साइंसेस बच्चों को बहुत ही ज्यादा शिक्षण, विज्ञान का शिक्षण जो है वो अध्ययन करने से किस प्रकार लाभकारी होता है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ये बच्चों को इस योग्य बनाता है कि वे उस समाज को समझे जिसमें वह रहते हैं, और यह सीखें कि समाज की संरचना अनेक तरीकों से बदलते हैं तथा अनुप्रेक्षित करते हैं। और अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि बच्चा को ये जानना बहुत जरूरी है, सामाजिक जो भी संरचना है, किस प्रकार से ये संरचना चलती है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत हो, और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के महत्व को समझ सके। समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में बढ़ने में समर्थ हो, और विविध मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों
का सम्मान करना सीखे, ये बहुत ही जरूरी है। और ग्रहण किए गए विचारों, संस्थाओं और परंपराओं के संबंध में प्रश्न कर सके और उनकी जांच पड़ताल कर सके। उस आनंददायक पाठ्य सामग्री को पढ़कर आनंद प्राप्त करे और जो उन्हें उपलब्ध कराई गई है। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन, तब ये बच्चा सोशल साइंस विषय में अपने आप को और इंटरेस्ट से पढ़ेगा और करेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइमरी स्टेज पर, अपर प्राइमरी स्टेज पर और सेकेंडरी स्टेज पर हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सोशल साइंस टीचिंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। The objectives of teaching social science at the primary stage, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे उनमें ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हमें डेवलप करना है। उनमें प्रेक्षण, पहचान और वर्गीकरण की क्षमताओं का विकास करना, कि बच्चा कोई चीज देख रहा है कि लिविंग है, नॉन लिविंग है, कौन सी एग्जाम्पल्स दे सके कि लिविंग कौन से हैं, हम सब पेड़ पौधे या जीव जंतु या मनुष्य, ये सारे लिविंग में हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हम आसपास में देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, टेबल, चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स। तो उस सब चीजों को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, देखना कैसे कैसे दिन रात होते हैं और कैसे दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं सर्दियों में, और गर्मियों में इसका उल्टा होता है। तो ये सब हम रोटेशन, रेवोल्यूशन से, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस या इक्विनॉक्सेस, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, ये सब हम उनको दिखाएं, बताएं, जो कि वो देखते आ रहे हैं, पर उसको रटना नहीं है बच्चों को, रोट मेमोरी नहीं है कि रट कर बस लिख दिया, बट उसको ध्यान में रखें, कैसे चेंज ऑफ सीजन्स हो रहा है, किस तरह से फल जो है या फूल है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के अवेलेबल होते हैं, हाउ दे आर एबल टू रिलेट टू एग्रीकल्चर, और वो ही हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं, जो ग्रो करते हैं वो हम खाते हैं, और उन्हीं चीजों का उत्पादन हमारी इंडस्ट्रीज में होता है। तो किस तरह से सारा पूरा नेटवर्क है एक, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की संपूर्ण समझ का विकास करना और उनमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों पर बल हो, और बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना, ताकि वे विविधता और अनेकता का सम्मान कर सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज व्हाट वी हैव एंड वी वांट टू गिव आवर स्टूडेंट्स ऑफ द एट द प्राइमरी स्टेज। Now let us talk about some of the requirements that social science has for the upper primary stages. And the main objective of teaching the social sciences at this upper primary stage is उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें मानव जाति और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथ्वी की अवधारणा का विकास करना, किस तरह से इवॉल्व हुआ, हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन काइंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, और विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थियों को भारत के अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना। यही नहीं, इसके अलावा भी हम सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों और सक्रियताओं तथा राष्ट्र की प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवा सकते हैं, और उनमें हम इस तरह के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, जाति, वर्ग, कास्ट, इन सब में जेंडर और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी वो डिस्कशन कर सके और उनके बारे में समझ सके, और उनके क्या हल है, किस तरह से हम इनसे निपट कर हम फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन बन सकें, उन सब के बारे में भी हम इस अपर प्राइमरी स्टेज में बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं। Not only this, we have at the secondary stage, it is mandatory for us to have analytical skills being developed. हम लोगों को बच्चों के अंदर एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है, जिसमें वो ये सोच पाए कि किस तरह से आधुनिक और हमारा
जितना भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं समाज में, उन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों तथा चुनौतियों जैसे इन सब के बारे में हमने आयामों की आलोचना कर सके। बच्चा ये सब देख सके कि किस तरह से ये चल रहा है, और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों के आधार और दायित्वों को समझे। आर राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट आर योर राइट्स एंड ड्यूटीज? This is very important thing. We only talk about our rights, but we forget often about our duties. So when we inculcate in our students that these are the rights given to you, but you have some fundamental duties also that you need to carry out, then the students will be aware of that they need to work in the directions where they cannot shun away from their duties. तो संवैधानिक दायित्वों को निभाने की राज्य की भूमिका और उत्तरदायित्वों को समझाना, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति के संदर्भ में भारत में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझना और समझाना भी हमारा ही दायित्व है इस सेकेंडरी स्टेज पर। Now let us talk about the nature of social science. किस तरह से ये social science एक हिसाब से एक यूनिक कॉम्बिनेशन है विभिन्न डिसिप्लिन्स का, मनुष्य के भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंध स्थापित करता है। इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव विकास तथा संगठन से संबंधित है। इट इज अ मैन्स डेवलपमेंट थ्रू एजेस, ये हमारे को केवल किस तरह से विकास हुआ है, इवॉल्व हुआ है मनुष्य, मानवीय संबंधों का अध्ययन करवाता है। इट इज अ रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी। इट टेल्स अस अबाउट कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, और यह सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन करवाता है। इट इंक्लूड्स द कोर करिकुलम and the actions that we are preparing and aims at preparing the learners for wholesome living. यह व्यक्तियों का सामाजिकरण भी करता है और हमें किस तरह से आगे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उन सब के बारे में भी बताता है। यही नहीं कि इसके अलावा हमारा स्कोप क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, सोशल स्टडीज को पढ़ने से आगे हमें किस तरह से हम एक ग्लोबल सिटीजन बनते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। और ये केवल हमें केवल अपने ही देश के नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के बारे में और उनके रहन सहन, खान पान, वातावरण, प्रकृति, फ्लोरा फौना, उनकी हर नेचुरल वेजिटेशन, सब चीजों के बारे में ज्ञान देता है कि कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, कैसे वहां पर हाउसेस बिल्ड करना मुश्किल है, या हम लोग रोड्स या रेलवे लाइंस नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, तो हाउ वाटर इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और कुछ स्पीशीज जो स्पेशली पाई जाती हैं, पर ह्यूमन इंटरवेंशन से, ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे वो आज रेयर स्पीशीज हो गई हैं या कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई हैं, उनको किस तरह से हमें बचाना है, कैसे करना है। तो बच्चों में ये डेवलप करना भी बहुत जरूरी है कि केवल हम अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह एकजुट होकर देखें और उनके लिए काम करें, चाहे वो कहीं भी हो, whether it is the fire that has happened in the rainforest, or whether it is a volcano that has erupted in one part, or the earthquake, how people get together to save life. And in this disaster management, when we are talking about COVID nowadays, आज किस तरह से पूरा विश्व एक साथ होकर खड़ा हुआ है, कैसे हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के द्वारा काफी हद तक इस पर विजय प्राप्त कर ली है, और कैसे हमें इंडिविजुअली अपना ध्यान रखते हुए मास्क को पहनना और उसको उसके द्वारा हम किस प्रकार से खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी हमें सेव करना है। पीपल एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये हमें बताता है कि किस तरह से विकास हुआ है विभिन्न इंस्टीट्यूशंस का, whether it is related to the manufacturing industries, or we are talking about the latest metro trains that are coming up, or the highest road that has been built in Leh Ladakh, that is more at a greater height than Mount Everest. इन सब चीजों के बारे में, कैसे हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कैसे नेशनल हाईवेज बने हैं, और किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना कोई भी आयरन ओर है या स्लरीज हैं,
वो किस तरह से पाइपलाइंस के द्वारा जाई जाती हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी देना भी बहुत आवश्यक है। और पीपल एंड द अर्थ एंड पीपल एंड टाइम, किस प्रकार से लोगों ने सामाजिक अध्ययन के द्वारा ये सब किया, एंड हाउ टू मेक पीपल अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ रिस्पॉन्सिव पीपल। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों और दार्शनिक समाज के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। ये सब इंस्टीट्यूशंस में ही हुआ है। और सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के साथ साथ व्यक्ति में आधुनिक तकनीकी युग में की चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप समाज को परिवर्तित करने की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न हो सके, इस प्रकार की योजना को साकार करने का भी दायित्व हमारा ही है। और क्योंकि ये राष्ट्र और समाज के भविष्य का निर्माण शैक्षिक ही होता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान देंगे, तभी ये बच्चे हमसे और आगे इस देश को, राष्ट्र को लेकर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा आज टीचिंग पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज पर हमने प्रकाश डाला है। अब क्वेश्चन आंसर का समय है। यदि किसी को कोई प्रश्न है या है तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। मैं आपको सुनते हुए सच में ये सोच रही थी कि हर सब्जेक्ट की कितनी डेप्थ होती है, और उस सब्जेक्ट की नॉलेज को अगर कोई लेने बैठे तो वो एंडलेस है। किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज जब हम लेते हैं, और हमारी ये टीचिंग पैडागोजीज जो लाइमलाइट में आई हैं, उससे ये पता चलता है कि हम कितनी अच्छी कनेक्टिविटी कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट में दूसरे और कितने सारे सब्जेक्ट। आपने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे सोशल साइंस को, मैं कहूंगी साइंस के साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ, मतलब इंग्लिश के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने नहीं जोड़ा। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मजा आया सच्ची बोलूं। हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप दे हैव इक्वली लर्न सो मेनी थिंग्स। बहुत लर्निंग एनवायरनमेंट था सच में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था साइलेंस है और बहुत सारा नॉलेज स्प्रेड आउट हो रहा है। तो हमारे अगर पार्टिसिपेंट सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी ये लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा लगा, तो लेट्स हैव वन थम्स अप फॉर आवर रिसोर्स पर्सन मोनिका मैम। लेट्स हैव वन थम्स अप। यस, थैंक यू नंसी मैम। हाँ जी, थैंक यू मीना मैम, थैंक यू, thank you. You can surely send message in chat box also. Thank you प्रीति मैम, thank you so much. मोनिका मैम, सच में बहुत मजा आया। किसी का कोई क्वेश्चन है जो कुछ मोनिका मैम से पूछना चाहते हैं, तो दे कैन श्योरली रेज देयर हैंड। मैं अनम्यूट करने लगी हूँ ऑप्शन में, तो कोई कुछ कहना चाहता है तो दे कैन अनम्यूट एंड से प्लीज। Hi, good evening. This is Rana Kamar from Bhopal. Good evening, ma'am. And thank you for a wonderful and amazing session. All I wanted was ever if we get another chance with you, so we can just have a look on how to inculcate these pedagogies in lesson planning. That would be highly useful for us. So this is my recommendation, my advice. Otherwise, everything was very much clear. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. श्योरली मैम, हमारे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो वही मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी नॉलेज होती है हर चीज की डेवलप करने की। चलिए, और कोई शेयर करना चाहता है या हम आगे प्रोसीड करें? चलिए, इसी के साथ मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी हमारे आज के विनर। उनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहूंगी। हमारे आज के विनर हैं जो स्टेट सीरीज पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज के। हमने आज एक क्वेश्चन, मतलब एक ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी कि कोई भी हमारे रिसोर्स पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, और जिसका भी बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो भी बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होगा, उसको हम एक गिफ्ट देंगे न्यू ईयर ईव पे। तो मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि बेस्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट हुआ है। वी गॉट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, बट आउट ऑफ ऑल दोस वी हैव सिलेक्टेड वन बेस्ट क्वेश्चन। हमें वो क्वेश्चन भेजा है मीना चौहान मैम ने, वो है देहरादून से। सो मैम, क्वेश्चन है, आप प्लीज, मैं चाहूंगी आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा उनको। क्वेश्चन है, भारत का इतिहास बहुत ही स्वर्णीय और कालजयी रहा है।
यह एक इतिहास, लेकिन एक ऐतिहासिक तिथियां और घटनाएं याद रखने में विद्यार्थी सक्षम क्यों नहीं हो पाते? और विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर तो बनना चाहते हैं पर इतिहासवादी नहीं बनना चाहते, तो क्यों? ऐसा क्यों है मैम? अ, इतिहास और सोशल साइंस का जब हम स्कोप की बात करते हैं तो कोई भी माता पिता ये चाहेगा कि जब बच्चा छोटा होता है तब से पूछते हैं कि आप क्या बनोगे, तो बच्चे का उत्तर आता है जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा या इंजीनियर बनना चाहेगा। अब जब डॉक्टर बनना है तो उसको सारी जो टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी की या फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड है वो सब याद करनी पड़ती है। तो उसको जब बच्चा याद करता है तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चा आज पीईटी की तैयारी कर रहा है हमारा, और नीट क्लियर कर गया और डॉक्टर बन गया। तो उसमें भी उसने मेहनत पूरी की। लेकिन वही बात है कि अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ्स के भी फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे और उसको मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, और तभी वो इंजीनियर बन सकता है, तभी वो क्रैक करेगा आईआईटी जेईई। पर सोशल साइंस का जब हिस्ट्री की बात आती है कि हमें टाइम लाइंस या डेट लाइंस लर्न नहीं हो रही है, तो पेरेंट्स को ये है ही नहीं कि भाई हम प्रमोट नहीं कर पाते कि बच्चा इसको भी याद करेगा तो वो आईएएस बन सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक बार बच्चा आ जाता है तो फिर उसके पास पावर भी होती है और वो सोसाइटी में चेंज लेकर आ सकता है। तो इसी तरह से इतिहास का जब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स को, इवेंट्स को, सीक्वेंस को भी लर्न करना चाहता है, तभी वो कर सकता है। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है। ये तो एक बच्चे के ऊपर या उसके इंटरेस्ट भी डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। जिस तरह से उसका साइंस और मैथ्स में डेवलप होता है उसी प्रकार से इतिहास में भी उसकी रुचि जरूर पैदा होगी और वो इसमें एक्सेल कर पाएगा। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, सच अ वंडरफुल आंसर। तो हमारे पास साथ मीना मैम जुड़े हुए हैं। मीना चौहान मैम, ये है देहरादून से। मीना मैम, many congratulations, you have been selected as a winner of the most inquisitive mind of our state series 4. Congratulations मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैम ने जो आंसर दिया मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे दिमाग में था जब भी क्लास में जाते हैं बच्चों से कुछ इसी तरह का पूछो तो उनका एक ही आंसर होता है कि मैम डेट तो याद नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था बट डेट याद नहीं है। तो बहुत दिन से ये मेरे अंदर था कि ऐसा क्यों है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो बच्चे लर्न कर लेते हैं लेकिन जहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स आती हैं या हिस्टोरिकल डेट्स आती हैं वहां बच्चा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो जिस तरह से बच्चा पीरियोडिक टेबल याद करता है, हमने भी जैसे बचपन में पीरियोडिक टेबल याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो हम आज तक भी नहीं भूले हैं। उसी तरह से हमें भी ऐसी पेडागोजी लेकर आनी है जिसमें कि उनको डेट्स ऐसी फिक्स हो जाएं कि 1526 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, और 1945 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ। तो बच्चा शायद उसको एक इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को याद कर लेगा। मैंने एक बार ट्राई भी किया था क्लास में। मैंने पूछा आपके मम्मी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पापा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ईयर क्या है, आपके बड़े भाई बहन, आपका खुद का। तो वो एक सीक्वेंस में बताया उन्होंने। उसी तरह से अगर हम उसको बनाकर दे दें कि ये हमारा किंग्स एंड किंगडम्स हैं, तो ये मुगल एम्पायर इस तरह से यहाँ तक स्पैन करता है और उसमें ये सारे इवेंट्स हुए, तो शायद उसको याद रखने में भी आसानी होगी और वो कभी इसको भूलेगा नहीं। And when he'll sit for the competitive exams, definitely he will remember and they will be of great help to him. Thank you so much मैम। थैंक यू मोनिका मैम। बिल्कुल सही है, लर्निंग को डेवलप करना उससे भी पहले जरूरी है इंटरेस्ट को डेवलप करना। अब हम सभी यहाँ पे बैठे हैं तो हमने लर्निंग से पहले इंटरेस्ट डेवलप करा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका कुछ इंटरेस्ट है कुछ सीखने में, तभी बैठे हैं, है ना। ये तो इतने लोगों के पास जाता है लिंक वेबिनार को ज्वाइन करने का, लेकिन जिनका बहुत क्रेविंग होता है माइंड की नहीं कुछ ना कुछ सीखना है, तो वही लोग ज्वाइन करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने आज हमारे साथ इस वेबिनार को ज्वाइन करा। थैंक यू सो मच एवरीवन।
I always appreciate those people जो हमारे साथ कैमरा ऑन करके जुड़ते हैं स्पेशली। तो मैं बीना मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। बीना मैम, थैंक यू सो मच। आप थ्रू आउट वेबिनार में आप कैमरा ऑन करके रखा आपने। पता चलता है कि हाँ, हम पेपर पेन के साथ बैठे हैं। जब हमने 1 घंटा खुद को दे दिया, एक लर्निंग के लिए दे दिया, तो इट मीन्स कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, है ना? तो वो सीखना दिखता भी है और ग्रैबिंग भी ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच बीना मैम। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट हो जाता है हमारे लिए जब हम कैमरा नहीं ऑन कर पाते, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज जब भी हम कुछ लर्निंग के लिए बैठे, चाहे वो 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स है या 1 आवर है, तो वो पूरा 1 आवर अपने आप को दें, है ना? तो वो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा है। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैंने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक और सर्टिफिकेट का लिंक शेयर कर दिया है। Before we end today's webinar, Pooja ma'am, let me extend my gratitude to our mentor and guide, Mr. Matthews K. Thomas, and for providing us this platform, AIEF platform, and providing me the opportunity to conduct this state webinar series. And a very special word of thanks to you, Pooja Ghai ma'am, for all your support and guidance that you have rendered to us, so we are able to conduct this webinar. And to all the participants who have joined today and listened to me patiently and contributed to the discussion and the webinar. Hope to get back to you all with the lesson plan and other things that has been suggested. Yes, for sure, ma'am. Thank you so much. Thank you. मुझे अभी किसी का मैसेज आया है कि इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। सर्टिफिकेट लिंक भी ओपन है मैम। आई डोंट नो, आप देखिए, चेक करिए। I'll retry it, ma'am. गुड इवनिंग मैम। यस नैंसी मैम, गुड इवनिंग। मैम, सर्टिफिकेट का लिंक जो है वो शायद नहीं ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है? नहीं। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस अगेन मैम। It's not accepting responses actually. I tried that. चलिए, इट्स ओके मैम। आप एक फेवर करिए प्लीज, आप सब फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। हम वहां से मेल उठाएंगे, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंगली विल जस्ट चेक। अगर हमें होगा तो हम श्योरली, हमें पता चल जाएगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, तो अकॉर्डिंगली विल फ्लोट द सर्टिफिकेट्स एज वेल। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, यूपीएनपी का जो हमारा ग्रुप है उसमें सर्टिफिकेट का लिंक डाल दूंगी, ताकि हम उसमें ऐड ऑन कर सकें। Sure, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you each one Thank of you you. so much. Thank you Monica ma'am, thank you so much. And Matthew sir की absence हो गई Yeah, आज, today is पर चलिए busy. कोई बात नहीं। हम हमेशा ही उनकी absence में भी उनके बहुत थैंकफुल रहते हैं। उन्हीं की वजह से हम इतने ज्यादा कनेक्शन बना पाए हैं, दूर बैठे भी हम इतना सबसे जुड़ जाते हैं। Thanks to him, that he's really a great soul. Thank you so much, everyone. Good evening and Thank you, ma'am. Happy New Year. Happy Wish New you all Year the to same, all. ma'am. Yeah. Chale, once Thank just you. let's unmute ourselves and let's have a clap for the new year. Yes. Let's give this clap to our learning. Let's celebrate this new year with wonderful and innovative learning. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. Mhm.